अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद है वाल कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे उकाशा और आप देख रही हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज़। इल्मी शख्सियात की नुमायां खिदमात इल्मी रसूख की तरवीज की खातिर आपके सामने मदरसा.pk के प्लेटफॉर्म से शाया की जाती हैं। इसी सिलसिले में हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर जाहिदा साहिबा। डॉक्टर साहिदा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मदरसा.pk के लिए वक्त निकाला। मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू किया जाए। दरअसल अल्लाह ताला हम सबको ऐसा काम करने की तौफीक दे, ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए हमारा हर काम सदका जारिया बने और आमीन वो खैर का काम हो जो हमसे शुरू हो और आमीन कोई बुरा काम ऐसा ना हो जो हमसे आगे चले। आमीन आमीन। बेशक, बहुत शुक्रिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका आबाई इलाका कौन सा है और आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। जी, मेरा आबाई इलाका ज़िला फैसलाबाद का इलाका सितियाना बंगला है। मेरे ननिहाल और ददियाल दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। तो माशा ये माइग्रेट होकर आए थे जो भारत का पंजाब है, वहाँ से ज़िला फिरोजपुर से। जी। और मेरी तालीम इब्तदाई तालीम जो है स्कूलिंग मेरी वो आरे वाला की है। आरिफ वाला मेरे वाले साहब शिफ्ट हुए, कुछ अर्सा वहाँ रहे तो मेरी सारी स्कूलिंग और एफ ए तक मेरी तालीम वही हुई। उसके बाद हम आबाई इलाके की तरफ आ गए सत्याना बंगला में, तो बाकी तालीम यहाँ से हुई। माशाल्लाह, आपकी जो आला तालीम है उसके बारे में भी थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालें, यानी आपने कहाँ तक तालीम हासिल की और इसके बारे में। जी, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैंने वफाकुल मदारिस की तरफ से शहादा आलमिया हासिल की और माशाल्लाह पीएचडी की है उलूमुल हदीस में। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, इसके लड़कियों की अलावा तालीम। अरबी में जी भी जी। इसके अलावा अरबी में भी मैंने मास्टर्स किया है और मुझे एदादी तौर पे मैंने चूंकि फाजिल अरबी भी किया है और फाजिल उर्दू की भी डिग्री मैंने हासिल की है। तो अल्लाह ताला की मैं शुक्रगुजार हूँ। दरअसल ये अल्लाह ही की तो दी हुई तौफीक होती है कि इंसान के इरादे कामयाब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। और कभी ऐसा भी होता है ना कि लड़कियों की तालीम में उनके घर वालों का ज्यादा हिस्सा होता है, और बाजों का इसके बरक्स भी हो जाता है कि लड़कियों को शौक होता है तो वो अपने घर वालों को कायल करती हैं। तो आपके साथ क्या था कि आपके वालिदैन को शौक था कि आपको इस दर्जे तक पढ़ाएं, या आपका अपना ज्यादा था। दरअसल मेरे खानदान में इल्मी शऊर और इल्मी ज़ौक़ पाया जाता है। माशाल्लाह मेरा तमाम खानदान में ज़्यादातर इल्म से जुड़े हुए लोग हैं या फिर ज़मींदारी करते हैं। बिज़नेस में कम लोग गए हैं और हमारा मजमूई रुझान हमारे खानदान का इल्म और तालीम की तरफ है। दूसरे ये हुआ कि मेरी वालिदा मोहतरमा को बहुत ज़्यादा शौक था कि उनके बच्चे तालीम याफ्ता होने चाहिए, बच्चे भी और बच्चियाँ भी। और माशाल्लाह। मेरी वालिदा मोहतरमा की जो एफर्ट है हमारे लिए, जो मेहनत है और कदो-काविश है, मैं हमेशा अपने दिल में उसके लिए बहुत बड़ा मुक़ाम पाती हूँ और इंतहाई शुक्रगुज़ार होती हूँ उनके लिए। अल्लाह से बहुत दुआगो रहती हूँ। फिर वालिद मोहतरम चूँकि बहुत अज़ीम आलिम दीन थे, शेखुल हदीस व तफसीर थे, माशाल्लाह उनका एक बड़ा मुकाम था, तो घर का माहौल भी ऐसा था और मेरे नाना मोहतरम बहुत बड़े मुहद्दिस और सीरत में उनका बड़ा ज़ौक़ था और बहुत बड़े आलिम थे। तो माशाल्लाह। इसलिए मुझे दोनों तरफ से ऐसा माहौल मिला। तो मैं और मेरे सारे बहन-भाई माशाअल्लाह आला तालीम याफ़्ता हैं और तालीमी मैदानों में ही सारे मेहनत कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। और मजे की बात कि आपने दीनी और असरी दोनों ही तालीम जो है वो काफी हासिल की है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे निज़ाम तालीम कैसा है, मदारिस या
स्कूलों का, क्या इसमें कोई कमी पेशी है, या इसके हिसाब से आपकी क्या राय है? अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात है। मैं आस-पास देखती हूँ कि बहुत से उलमा के ख़ानदान हैं कि उनके बच्चे जो हैं, वो इस्लामी उलूम से हटकर दूसरे उलूम की तरफ जा रहे हैं। जी, तो मेरा दिल बड़ा दुखता है। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं दूसरे उलूम को मुफ़ीद नहीं समझती या मुआशरे की ज़रूरत नहीं समझती। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात ख़लक की है और इस कायनात की तख़लीक के बाद इस कायनात की बक़ा के लिए और इसमें रहने वाले इंसान की बक़ा के लिए, उसकी ज़िंदगी के को रवां-दवां रखने के लिए मुख़्तलिफ़ शोबा-जात हैं जिनमें इंसानों को अपनी ख़िदमत मुहैया करनी है। लेकिन जैसे आप देखें कि लोहार का बेटा लोहार होने की सलाहियत ज़्यादा रखता है क्योंकि वो बहुत जी, सी चीज़ें अपने सामने देखता है। इसी तरह कपड़ा बनाने वाले का बच्चा जो है वो कपड़ा बुनता बुनता जब देखता है तो उसकी सलाहियत उसमें ज़्यादा होती है, यानी ना भी सीखे तो उसे कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे हमारे मुआशरे में, हमारे मशरकी घरानों में माँओं को बच्चियाँ किचन में देखती हैं तो उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखे बगैर आ जाती हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह उलमा की औलादें बहुत सी जो इल्मी आदाब हैं, जो मुआशरती ज़रूरियात हैं उलमा के हवाले से, उनमें से बहुत से आदाब अपने आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनकी औलादों में। फिर उनको जितना उनकी ज़रूरत होती है कि इसी शोबे में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें और इसी शोबे के साथ जुड़ें, इतनी दीगर की ज़िम्मेदारी नहीं होती और उनके साथ इतनी वो ज़रूरियात नहीं जुड़ी होती। इस जी, पहलू से मैं हमेशा समझती हूँ कि वालिदैन का ज़ौक़, वालिदैन के रुझानात और फिर बच्चों के अपने रुझानात और उनके ज़ौक़ जो है, वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हम अपने घर के माहौल को या अपनी घर में मौजूद जो तालीमी शऊर है, उससे कितने मुतमईन हैं। उस पे हमें कितना एतमाद है और उलूम-ए इस्लामिया एक ऐसा शोबा है कि जिसमें अ, उ उसी शख्स को इतना ज़्यादा एतमाद होगा कि वो इसको आगे अपनी नस्लों में भी जारी रखना चाहे, जिसको अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल ज़्यादा होगा। अल्लाह का भेजा हुआ जो अल्लाह की भेजी हुई जो शरीयत है, अल्लाह का भेजा हुआ जो कलाम मजीद है, इसको मैं कितनी अहमियत देती हूँ। और मैं इसको बाकी तमाम किस्म की तालीमी सरगर्मियों पे इसकी तालीमी जो अहमियत है, उसको मैं कितना वज़न देती हूँ। उसकी बुनियाद पे मुझे अपनी फ़ैमिली, अपनी नस्लों के लिए मुंतख़ब करना है कि मैंने उनको क्या पढ़ाना है। तो माशा मेरी वालिदा मोहतरमा और मेरे वालिद मोहतरम का बड़ा एतमाद था और इत्मीनान था कि हमारे पास जो अल्लाह ने दिया है, जिस शोबा इल्म के साथ हमें जोड़ा है, इससे बड़ा और आला शोबा कोई नहीं है। और उन्हीं का ये ज़ौक़ था जो हमारी तरफ मुंतकिल हुआ सारी औलाद में। और हम में से अगर कोई बहन-भाई किसी और सब्जेक्ट की तरफ गया भी, तो भी वो उसको इस अहमियत के साथ उसने नहीं लिया कि ये सब्जेक्ट इल्म दीनी से अफ़ज़ल है, बल्कि उसने अपने ज़ौक़ की वजह से या अपने शौक की वजह से कुछ सब्जेक्ट लिया और इल्म दीनी को हमेशा अव्वलियत और अफ़ज़लियत दी। तो माशा इसकी वजह इसका सब फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारे तमाम बहन-भाइयों ने इस्लामिक स्टडीज़ में डिग्री हासिल की, मास्टर्स की या कोई भी। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक ज़ौक़ था वैसे मेरा शुरू में जब बचपने में जैसे बचपना होता है, तो मेरा भी शौक था कि मैं मेडिकल की लाइन जॉइन करूँ। और मेरे असातिज़ा किराम जो थे स्कूल के वो भी मुझे म ये हौसला देते थे और मुझे गाइड करते थे कि मुझे मेडिकल साइंस की तरफ जाना चाहिए। बल्कि जब मैं 9th में हुई तो मेरी एक टीचर मेरे से नाराज़ हो गई कि तुमने साइंस नहीं ली क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं मुतमईन थे इस बात पे कि मैं इनको अपने बच्चों को उलूम इस्लामिया की बजाय किसी और इल्म की तरफ लेकर जाऊँ। तो हुँ, ये मैंने फिर अपने वालिद साहब की बात ज़ाहिर है बच्चों को माननी पड़ती है, मैंने मानी। उस वक़्त तो बस भारी दिल के साथ मानी लेकिन मैं आज तक इसके लिए अपने वालिद साहब के लिए हमेशा दुआगो रहती हूँ कि मेरे वालिद साहब का जो फ़ैसला था, वो इंतहाई अच्छा था, मेरे लिए बहुत अच्छा था साबित हुआ। और मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद साहब बड़े विज़नरी आदमी थे
اور انہوں نے جو سوچا وہ بہت اچھا سوچا، اور جب بھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کا صلہ ان کو آخرت میں دے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے بدلے میں اعلیٰ مقام دے کہ انہوں نے میرے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی۔ پھر میرا عربی کا ذوق چونکہ بہت اللہ نے مجھے دیا تھا، تو میں عربی میں جانا چاہتی تھی کہ عربی کی تعلیم کی طرف جاؤں، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز تو مجھے گھر سے بھی مل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے خود بھی کیے ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی شہادت عالمیہ کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے شہادت عالمیہ کی بنیاد پہ بھی وہ چونکہ مساوی ہوتا ہے علوم جی اسلامیہ کے ماسٹرز کے، تو میرے بھائی نے اپنا ایم فل کا داخلہ بھیجا اسلامک اسٹڈیز میں، تو ساتھ ہی میرا بھیج دیا، یعنی مجھے پتا بھی نہیں تھا، میں نے ماشاء سائن بھی خود نہیں کیے فارم پہ، تو انہوں نے خود ہی میرا ایم فل میں اپنے ساتھ داخلہ بھیج دیا، تو ہم دونوں بہن بھائیوں نے ایک ہی کلاس میں رہ کے ایم فل کیا۔ تو یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ تعلیم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اس میں بچے اور بچی کا کوئی فرق نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ شرعی حدود ہیں جو بچی کے لیے یا بچے کے لیے، اس کا فرق ضرور کیا جاتا ہے، اور وہ بچی کو بھی شعور دیا جاتا ہے اس کا، اور بچے کو بھی شعور دیا جاتا ہے، اس کو فورس نہیں کیا جاتا، ظاہر عمر کے ساتھ ساتھ ان کا شعور بڑھایا جاتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے فرما بردار رہنے کے لیے ہمیں ان حدود کا پابند ہونا ہے، اور یہ کوئی کسی کی جو ہے وہ کم اہمیت کو شو نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کی فرما برداری کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ اللہ تو پھر ہم نے اکٹھے ایم فل کیا، اور پھر میں اسلامک اسٹڈیز میں آ گئی، اور میرا ویسے شوق شروع میں ہی تھا، جب ہم نے اپنے فرسٹ ایئر میں نے ایڈمیشن لیا تو ہمارے داخلہ فارم پہ کالم ہوتا تھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں، تو میں نے اسی وقت لکھ دیا کہ میں لیکچرر بننا چاہتی ہوں۔ ماشاء تو یہ اللہ ایک میرا شوق تھا جو میرے خاندان سے مجھے ملا، الحمدللہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا، واقعی یہ جو شرعی حدود ہیں یہ کوئی قید نہیں ہوتی ہم پر، یہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ جی بالکل۔ بالکل۔ تو آپ ماشاءاللہ اب آپ نے کافی علمی خدمات بھی سر انجام دی، آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ اب آپ کیا کر رہی ہیں، اور کوئی ادارہ چلا رہی ہیں اور کہاں پڑھا رہی ہیں، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اچھا، اس میں میرے میں چونکہ میرے والد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر تھے، تو میں نے جو اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم حاصل کی ہے وہ زیادہ تر جو نحو صرف حدیث فقہ وغیرہ میں میرے والد صاحب ہی میرے تعلیمی نگران تھے، ماشاء اور اسی طرح میری ابتدائی اساتذہ کرام میں میری والدہ محترمہ اور میری بہن بڑی سب سے محترمہ عابدہ صاحبہ، وہ میری ابتدائی اساتذہ ہے۔ تو تعلیمی ادارے میں نے چونکہ گھر میں ہی بہت قریب سے دیکھے، والد صاحب کو بہت سے ادارے قائم کرتے دیکھا، اداروں کے قیام میں معاون ہوتے دیکھا، ان کی سرپرستی کرتے دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا ایک رجحان تھا کہ خود کوئی پرائیویٹ تعلیمی ادارہ خود نہیں بناتے تھے اپنے نام پہ۔ تو اس کی وجہ کیا بتاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ مالی معاملات میں میں نہیں چاہتا کہ کل میری اولادوں پہ کوئی حرف آئے، اللہ، یہ ذمہ تو داری وہ ہے۔ دوسروں کے ساتھ تعلیمی اداروں میں معاون ہوتے تھے، لیکن خود کئی دفعہ انہیں آفرز ہوئی کہ آپ خود بنائیں، جیسے مدرسہ بنائیں یا کوئی بھی سینٹر بنائیں، لیکن وہ انکار کر دیتے تھے، وہ کہتے میں نے نہیں خود بنانا، کیونکہ کل کلا کوئی اٹھ کے الزام لگا دے تو میرے خاندان میں الحمدللہ اس چیز کی بہت کیئر کی جاتی ہے کہ ہمیں مالی معاملات میں بہت صاف ستھرے رہنا ہے، اور حرام کا کوئی ایک پیسہ ہمارے طرف نہ آئے، تو وہ بہت کیئرفل تھے۔ ماشاء بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جلدی ہی جاب دی یونیورسٹی میں، اور اس کے علاوہ بھی میرے مختلف جگہوں سے انتخاب ہوا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے بھی ہوا، تو میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی، کیونکہ یہاں علمی ذوق زیادہ پروان چڑھنے کا مجھے توقع تھی، تو الحمدللہ میں وہاں بھی خدمات سر انجام دے رہی ہوں 20 سال سے، ماشاء اور اس کے علاوہ جہاں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی سطح پہ دین کا کام ہو رہا ہو اور کوئی بھی شخص میرے سے تعاون لینا چاہتا ہو کسی بھی قسم کا،
تو میں کوشش کرتی ہوں اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ، اپنی مہارت کی بنیاد پہ، اللہ نے جتنی مجھے وسعت دی ہے اس کے مطابق میں ان کے ساتھ تعاون کروں۔ ہر اچھائی میں تعاون کرتی ہوں، جہاں مجھے اختلاف رائے ہو کسی بھی پہلو پہ وہاں میں بھی کر دیتی ہوں۔ تو باقاعدہ الگ سے میں نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، کوئی الگ سے جیسے بنایا ہو، جیسے میرے والد صاحب نے نہیں بنایا تھا، ابھی تک میں نے نہیں بنایا، لیکن آگے میرا ارادہ ہے کچھ مخصوص قسم کا ادارہ، جس میں کوئی بالکل اساتذہ کی ٹریننگ کے حوالے سے کچھ پروگرامز اور کچھ شعبہ جات قائم ہوں۔ اس پہلو سے میرا ارادہ ہے، لیکن ابھی تک میں نے خود نہیں بنایا۔ ماشاء اللہ، آپ کا بہت بڑا ہدف آپ نے مطلب کیا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے، اللہ پاک آپ کو حاصل کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔ تو اساتذہ کی ٹریننگ کے متعلق آپ کیا چاہتی ہیں کہ کس طرح کی ٹریننگ ہو، کس طرح کی ورکشاپس وغیرہ ہوں، یا کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، اساتذہ کی جو ٹریننگ یا ورکشاپس ہیں، اس میں ہمیں چونکہ میرا ایک یہ ذوق بھی ہے، اور میرا آپ ضرورت بھی ہے۔ سمجھیں کہ میرا یہ ذوق بھی میرے والد صاحب سے مجھے ٹرانسفر ہوا۔ انہوں ماشاء نے اللہ۔ بھی اپنی جوانی کے دور میں مختلف علماء کی جو ٹریننگ کرتے تھے اور ان کے لیے ورکشاپس کا اہتمام کرتے تھے، تو وہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا، تو میں کافی عرصے سے یہ کام کر رہی ہوں۔ اور جہاں بھی اساتذہ کرام ہوں، وہ عصری تعلیم کے ساتھ جڑے ہوں یا ہماری دینی تعلیم کے ساتھ مدرسوں سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان کی جو کمی ہے، ان کی جو کمی ہے، ان میں جو کمی ہے، اس کمی کو دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے سروے کرنا چاہیے، اس کا اندازہ لگانا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق ان کو ٹرین کرنا چاہیے۔ لیکن مجموعی طور پہ اگر میں بات کروں کہ کون کون سی پہلو ہیں جہاں ہمیں مجموعی طور پہ ہمارے اساتذہ کرام کو اس کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی، تو ہمارا جو دور ہے نا، یہ دور ایک عجیب سا دور ہے جس میں بہت سے فتنے ہیں، اور ہمارے اساتذہ کرام بھی ظاہر انسان ہیں، وہ دینی تعلیم کے اساتذہ ہوں یا عصری تعلیم کے اساتذہ ہوں، تو وہ انسان ہونے کے ناطے، اس دور کے انسان ہونے کے ناطے ظاہر ہے ان کے اوپر بھی اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اس معاشرے کے، اس ماحول کے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فکری طور پہ فکری تربیت کے حوالے سے جن موضوعات کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے اپنی ورکشاپس میں، ان میں احساس ذمہ داری، یہ بہت بڑا نقطہ ہے جس پہ ہمارے اساتذہ میں سے اکثریت کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ ہم بالکل۔ جاب لینے کے لیے بڑا تڑپتے ہیں، وہ مدرسوں میں ہو یا کہیں بھی ہو، کبھی ہم کہتے ہیں ہمیں شوق ہے، کبھی ہم کمانا چاہتے ہیں، کبھی ہم کچھ بھی کرنا ہے، کسی بھی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں جاب مل جاتی ہے تو ہمیں ذمہ داری کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ میں اس سلسلے میں اکثر اساتذہ کرام سے کہتی ہوں کہ دیکھیں، جاب ہمیں گھر نہیں آئی تھی ہمارے پیچھے، ہم چاہتے تھے کہ ہم جاب کریں، تو جب ہم نے جاب کی، ہم نے ملازمت کی، ہم نے استاد بننا چاہا، خاص طور پہ یہ والی ملازمت کی، تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، خوف خدا، تقوی، ذوق اور آگاہی کے حوالے سے ہمارے اساتذہ میں بے ذوقی بہت زیادہ ہے، آگاہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، مقصدیت اور اپنی ذمہ داری سے مخلص کرنے کے حوالے سے بھی ہماری ورکشاپ جو عمومی طور پہ ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ ورکشاپس میں جو مصدری شخصیات ہیں وہ کیسی ہیں، کیا للہیت ان کے اندر موجود ہے، کیا وہ دنیاوی مفادات کے لیے ورکشاپس کا انعقاد کر رہے ہیں، یا وہ واقعی ایک چینج لانا چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں اور اس کا اجر اللہ سے بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا پہلو ہے، کیونکہ اگر مصدری شخصیت جو آپ کو آپ کی تربیت کر رہا ہے، اگر وہ خود اس کی نیت صاف ستھری نہیں ہے، اگر وہ خود کسی ظاہری یا سطحی سوچ کے ساتھ آپ کی تربیت کر رہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کے اثرات ان پہ بھی نہیں آئیں گے جن کی تربیت کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے۔ اسی طرح مخصوص ورکشاپس کی بھی ضرورت ہے تدریسی مہارتوں میں اضافے کے لیے، اسی طرح جدید مگر مفید، یہ ایک ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں جدید مہارتوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں، لیکن جی۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جدید میں سے مفید کون سی ہے۔
تو जदीद मगर मुफीद महारतों का सीखना बहुत ज़रूरी है। अपने इसबाक में निखार लाना बहुत ज़रूरी है। फिर दुनिया भर में होने वाली पेशरफ्त जो है, आप जो इसबाक पढ़ा रहे हैं, उनसे आगाही होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि मुसलमान असातिज़ा को मगरब की नक़ाली से बचने के लिए और अपने उलूम पर एतमाद कर सिखाने के लिए भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ इसबाक की तदरीस में जो मखसूस महारतें हैं, उनकी तरबियत देनी चाहिए। जदीद दौर के जदीद तकाज़ों में नफ़ा बख्श और नुकसानदेह उमूर में तमीज़ करने की सलाहियत को बेहतर करने के लिए और जदीद ज़रूरियात को समझने के लिए भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपने भी कहा साथज़ा में ज़ौक़ होना चाहिए और अपनी जो यानी उलूम दीन है उस पर उनको यकीन होना चाहिए। तो इससे मेरे ज़हन में आया कि जी, जैसे आपने व्हाट्सएप की डीपी पर भी लगाया हुआ था अल्लामा इकबाल का शेर कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर। तो माशाल्लाह बेहतरीन, तो आपने इसी के बारे में बताया। तो मैंने जब डीपी देखी तो मुझे यही एहसास हुआ कि माशाल्लाह आप बहुत बाज़ौक़ भी हैं और आपको अपनी मिल्लत पर यकीन भी है। माशाल्लाह। जी, बिल्कुल। मैंने ये इसीलिए डीपी पे लगाया, ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सी तालिबात हैं, जो हमसे सीखती हैं और उनको ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसा उस्ताद महसूस हो, जो उनमें तब्दीली लाना चाहता है, जो उनको अल्लाह के साथ जोड़ना चाहता है, तो बच्चे उससे बहुत सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ के सीखना चाहते हैं। बहुत सी तालिबात मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं कि मैडम जो कुछ हमने आपसे सीखा, बाज़ औक़ात तो तालिबात रोने लग जाती हैं ये बात बयान करते हुए, कि जो कुछ हमने सीखा आपसे, हम इसका कभी आपको शायद सिला ना दे सकें। तो बच्चे देखते हैं, तो बच्चे जब आपको रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं और वो समझते हैं कि जो आप राय दे रहे हैं, वो एक इनकलाबी राय है, वो एक मिल्लत के फ़ायदे की राय है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें अपने स्टेटस और अपने डीपी और अपने कलम की जो सलाहियतें हैं, फ़ेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया, ट्विटर टाइप जो भी चीज़ें हैं, उसमें हमें ऐसी चीज़ें ही शेयर करनी चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे मुआशरे के उन अफ़राद के लिए जो हम पे एतमाद करते हैं, उनको फ़ायदा दें, उनको एक नई सोच दें और ख़ास तौर पे वो सोच, मैं नई सोच के हवाले से भी एक राय रखती हूँ, कि हर नई चीज़ अच्छी नहीं होती है हमारे लिए। लेकिन हर वो सोच जो मेरे मुआशरे को एक मुफ़ीद मुआशरा बना दे, जो मेरी मिल्लत इस्लामिया को उस मकसद के साथ जोड़ दे और उसको वो ज़ौक़ और आगाही दे दे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने आए थे। तो उसके लिए हमें जो भी काम करना पड़ेगा, जो भी बात करनी पड़ेगी, जो भी तरीका इख्तियार करना पड़े, लेकिन वो शरई हदूद के साथ हो, तो हमें वो मैसेज कन्वे करना चाहिए, उनको ज़ौक़ देना चाहिए, उनको शऊर देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये शेर जो है अपनी डीपी पे लगाया। मैं इस सिलसिले में मतलब हमारे यहाँ एक रिवाज सा हो चला है, हमारे दीनी इदारों में भी सरकारी इदारों में भी कि एक यूनिफ़ॉर्म के पीछे पड़ जाते हैं हम कि यूनिफ़ॉर्म एक होगा, यकसा होगा। रंग की यकसानियत देखते हैं हम, डिज़ाइन की यकसानियत देखते हैं। हम समझते हैं शायद इससे इत्तेफ़ाक उभरता है, इससे कौम बनती है। कौम कभी रंगों और डिज़ाइनों से नहीं तश्कील पाती, लेकिन कुछ बुनियादी और असासी उसूल हैं जिनमें जिनको हमें फ़ॉलो करना होगा। मसलन अब देखिए कि हम मकानात बना रहे हैं, कोई अमेरिकन स्टाइल में बना रहा है, कोई यूके के स्टाइल में बना रहा है, कोई इंडियन स्टाइल, तो हम हमारा क्या स्टाइल है? बहसीत मुस्लिम हमारा क्या स्टाइल है? ठीक है, कुछ बुनियादी चीज़ें आप कोई भी स्टाइल ले लें, मसलन अब जो नए नए स्टाइल आ रहे हैं, उसमें ड्राइंग रूम का तसव्वुर खत्म होता जा रहा है। जी, बहसीत मुसलमान मुझे अपना घर बनाते जितना भी अच्छा बनाना है मैंने, जितना भी जदीद उसकी कोई डिज़ाइनिंग करनी है, लेनी है, नक्शा कोई बेहतरीन बनाना है, लेकिन मुझे बुनियादी तौर पे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ। और मेरे इस्लाम ने मुझे कुछ बुनियादी अहकाम सादर किए हैं। मेरा घर भी ऐसा होना चाहिए जो हया को फ़रोग़ देने वाला हो। उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो बेपर्दगी का सबब ना बने। तो देखें, इसी तरह बाहर की चारदीवारी हमारी जो नई कॉलोनीज़ हैं, ये बड़े जी, कॉलोनीज़ हैं महँगी, तो उनमें क्या है जनाब कि बैरूनी दीवार जो है वो इतनी छोटी बना लेते हैं कि वो आप अपने सहन में बाहर अपने लॉन में नहीं निकल सकते। इसी तरह हमारे कपड़े हैं, हमारी बैग्स हैं, हमारे
हमारे जूते हैं, इनके कैसे वो जो मतलब आप जदीद चीजें भी लें, आप फैशन भी आप शरई हदूद के अंदर रह के करें, लेकिन वो तमाम के तमाम चीजें शरई हदूद के अंदर हों। और वो शरई हदूद हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारी शरीयत के मैसेज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो हमें उन्होंने दिए हैं अल्लाह के रसूल ने, और बाकी लोग दुनिया के अलग हैं। तौहीद जो हमारा बुनियादी सबक है वो हमारे हर पहलू से नजर आना चाहिए। तो इस पहलू से मेरी एक खास सोच है कि हमें, जो इकबाल ने भी बड़ी जबरदस्त चूंकि ये बात की है, तो मुझे ये बड़ा शेर पसंद है इकबाल का, इसलिए मैंने डीपी पे लगाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि हमें हर चीज में देखना चाहिए कि हमारी क्या हदूद है, ऐसे ही तकलीद नहीं कर जी लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। मदरसा.pk के प्लेटफॉर्म से आप अहले मदारिस को कोई खास पैगाम देना चाहेंगे तो जरूर आप दें। जी, मदरसा.pk चूंकि बुनियादी तौर पे तालीम, इल्म और निसाब से मुतल्लिक काम कर रहा है, तो मैं यहाँ ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी कि जो लोग भी इसके साथ जुड़ें या इस के किसी भी प्रोग्राम को सुने, तो उन्हें ये फ़ायदा हासिल हो कि हमारी इस वक्त जो हमारी कौमी सतह पे या मिली सतह पे जो हम इतने मुंतशिर हैं और इंतशार फ़िक्री का शिकार हैं, इसकी जो भी वजूह हैं, उन वजूह को हमें तलाश करना है। जो मसलन इनमें मुख्तलिफ निसाबात, कोई कहीं से निसाब ले रहा है, कोई कहीं से सिस्टम ले रहा है, यानी तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ जगहों से ले रहे हैं। और ठीक है जी, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में बहुत अच्छी कोई चीज़ हो सकती है और उसमें से हमें सिर्फ वो मुफीद और अच्छी चीज़ ही लेनी चाहिए, बाकी छोड़ देनी चाहिए। तो इसमें जैसे हमारे पास देखिए साइंस का इल्म है, अब हम निसाब तश्कील देंगे अपने लिए, तो क्या हम एज़ इट इज़ उनकी थ्योरी लेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएँगे जैसा कि हो किया जा रहा है? तो ये एक बड़ा एक मैं समझती हूँ कि हमारे लिए एक हमारी कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए एक बड़ा ही खतरनाक पहलू है, जो हम जिसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। तो हमारे निसाब को बेहतर होना चाहिए, लेकिन निसाब को बेहतर होने से अब हमारे निसाब में आयात भी है, अहादीस भी है, सारा कुछ है, लेकिन बुनियादी चीज़ क्या नहीं है? बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे तालीमी निसाब की इल्म वही पर बुनियाद नहीं है। इल्म वही की बुनियाद से हमने अपने तालीमी निसाब को महरूम किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंतशार फ़िक्री है, इंतशार ज़हनी है। और हमारे एक पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या है? इस वक़्त 70 लोग 70 इख्तिलाफ़ रखेंगे। कोई कह रहा है, कोई कहेगा फलाही रियासत का क़याम था, कोई कहेगा ये था, कोई कहेगा वो था। लेकिन यानी हम यहाँ तक हमारा रुझानात, कौमी रुझानात तक में इत्तेफाक नहीं है। हमारे इज्तिमाई शऊर में कोई एक नुक्ता ऐसा नहीं है जिस पे हमारी कौम मुत्तफ़िक हो। भाई ये एक नुक्ता है, इस नुक्ते से मुताल्लिक जिसने भी मेहनत करनी है आखिरकार इस नुक्ते पे आके ठहरना है, इस मंजिल पे आके ठहरना है। तो ये चीज़ जो है हमारी कौम को तोड़ रही है और इत्तेफाक नहीं होने दे रही, और मुख्तलिफ बोलियाँ यहाँ आ रही हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में जो तालीम और इल्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें हर सतह पे जो मेहनत करनी है, एक तो ये कि निसाब को हम किसी भी किस्म का निसाब है, किसी भी इदारे का निसाब है, उसको इल्म वही की असास से महरूम ना करें, उसको इल्म वही की बुनियाद दें, फिर अपने अहदाफ मुतय्यन करें। हमें पाकिस्तान की सतह पे हमारे नेशनल अहदाफ होने चाहिए, जो इल्म वही से के साथ जुड़े हों, रसूलुल्लाह सल्लम के मिशन के साथ जुड़े हों, और फिर मिली तौर पे पूरी मिल्लत इस्लामिया को अपने अहदाफ मुतय्यन करने चाहिए। 5 साला, 10 साला, 20 साला, ये जो हम बनाते हैं जी, 2020 विज़न है, 2030 विज़न है, फिर 2040 विज़न है, तो हम मुख्तलिफ बनाते हैं। लेकिन हमें ये जैसे पाकिस्तान में ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी होना चाहिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी मदरसा, कोई भी तालीमी इदारा, कोई भी इदारा जो कौमी अहदाफ मुतय्यन हो जाए, उनसे हट के अहदाफ नहीं मुकर्रर कर सकता, उनके अंदर रह के अपने ज़ैली अहदाफ मुकर्रर करेगा। इसी तरह इज्तिमाई तौर पे मिल्लत इस्लामिया को ये काम करना चाहिए। नंबर 2, हमारे असातिज़ा को बड़ा बाशऊर और बामकसद होना चाहिए, और उन्हें अपनी मुल्की और मिली ज़रूरियात का एहसास होना चाहिए,
جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو تربیت دیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری معزز مہمان ڈاکٹر زاہدہ صاحبہ، اور اسی طرح علمی شخصیات کے انٹرویوز مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے نشر ہوتے رہیں گے۔ اب آپ اجازت دیں اگلے انٹرویو تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔